क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था शोर में आने के बाद, आई कुड सी मार्केट अलॉट मोर कंपेयर टू द प्रीवियस 8 years। 10 साल नौकरी करके जो पैसे बचाए थे वो सब उसमें चले गए। बेसिकली एफ का ये था कि वो जो 5 लाख रुपए लगाए थे मैंने एट हाँ। 2 रुपीज़ प्रीमियम, हाँ। वो जीरो होने में सिर्फ 3 दिन लगे। गवाना है तो एक बार कैलकुलेट करके गवाते हैं, नॉट लाइक दिस। देन आई अंडरस्टूड कि ऑप्शंस हर रोज नहीं खरीद सकते हैं। अगर बेचना है तो फिर भी ठीक है, खरीदना है तो यू हैव टू चूज योर डेज। दैट इज वेयर आई रिड्यूस माई ट्रेड्स। मेरे 99% ट्रेड्स इंट्राडे होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस डिजाइंड ही ऐसे है कि मर मर के बढ़ते हैं, फटाक से गिरते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है चरण तेज जी, ये एक मरीन इंजीनियर है और इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत साल पहले शुरू की थी। कुछ सालों बाद उन्होंने फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और ड्यूरिंग दैट टाइम इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक ऐसे स्टॉक को कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे जो बहुत गिर रहा था। मतलब आप ऐसे देखो कि वो स्टॉक 300 रुपए से ऑलमोस्ट 7-8 रुपया हो गया था और ये बाइंग करने में, मतलब ये कंटिन्यूसली बाय करते रहने में इन्होंने अपनी पूरी 10 साल की सेविंग जीरो कर दी थी। मतलब ऑलमोस्ट 35 लाख का इनको शुरुआत में लॉस हो गया था। उसके बाद कैसे ये ऑप्शंस में आए, कैसे ये ऑप्शन बाइंग करके इन्होंने थोड़े पैसे कमाए और फिर कैसे इनको बहुत सारी चीज़ें ये समझ में आई कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली बाइंग से ज़्यादा सेलर्स के फेवर में होती है और कैसे ये अभी ऑप्शन सेलिंग करते हैं और एक अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट अभी इन्होंने बना लिया है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को ये जो चरण तेज है उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी देखने मिलेगी और उनके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को सुनने मिलेंगे आज की ये वीडियो में। और उनकी ये जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, जिन्हें वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो आप लोगों को देखने मिलेगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के हमारे ये वीडियो में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेडर है इनकी शुरुआत में जो जर्नी खराब हुई थी वो अभी अच्छी कैसे चल रही है और इन्होंने फाइनली ऐसा क्या ढूंढा ऑप्शन सेलिंग में जिनसे ये कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। वेलकम चरण जी। Thank you, और thank you सर for चेन्नई having से आए हैं, थैंक यू। उसके लिए आपको थैंक यू। तो सर मैंने आपके बारे में ज़्यादा, मुझे आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है और मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैंने चरण जी को असीम के वीडियो में देखा था और फिर मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट मुझे ये पता चला कि सर ने मुझे पहले ही ईमेल किया था और आपको अगर याद होगा तो वही सेम डे मैंने जैसे आपका वीडियो देखा पूरा ख़त्म हुआ और मैंने आपको कॉल किया था रात को। तो वो इसलिए मैंने किया था क्योंकि मुझे बहुत कम वीडियो में सर बहुत इंटरेस्टिंग लोग ऐसे लगते हैं जिनको मैं पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करता हूँ और मैं आज आपको जेन्युइनली बोलूँगा कि वो वीडियो में मुझे आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगे और जो भी आपने वहाँ पे बात की, जो भी बोला, वो मुझे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लगी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो सर अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे गेस्ट, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है, तो आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताइए कि आपने मार्केट में कब ट्रेडिंग शुरू की, आप जो अभी कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो और ये कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे। ओके, तो बेसिकली मार्केट की शुरुआत इक्विटी इन्वेस्टिंग से ही चालू हुआ था। अभी मेरा मार्केट एक्सपोजर घर से ही शुरू हुआ। ओके। क्योंकि मेरे पापा वैश्य बैंक में काम करते थे, तो उनको ईसॉप्स मिला करते थे। तो उनके ईसॉप्स मेरे पापा मतलब बेचना खरीदना नहीं जानते थे, तो ही यूज्ड टू डू इट थ्रू मी। मेरे डीमैट अकाउंट से ईसॉप्स बेच दिया, तो वो हमेशा मुझे पूछते थे कि ट्रैक करो उसका प्राइस कहाँ जा रहा है, अगर यहाँ पे आ गया तो बता दो, वो हम लोग निकाल देते हैं। तो मेरा इक्विटी मार्केट के थ्रू इंट्रोडक्शन वहाँ पे हो गया। बट देन तब तो पैसे नहीं थे पापा के ईसॉप्स खरीदना बेचना, वो उतना ही लगा रहता था। एक्चुअल मेरे खुद के पैसे लगना चालू हुआ जब मैं अपना पहला जॉब करता था, तो जितना भी सैलरी आता था आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द सेंस, तब मेरा एक्सिस सिक्योरिटीज में अकाउंट हुआ करता था। एंड देन क्योंकि एक्सिस एक फुल फ्लेज्ड ब्रोकर था, हर क्वार्टर वो अपना अपना रिपोर्ट्स निकलता था, स्टॉक रिपोर्ट्स, ये कह के कि दिस आर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग एंड दिस आर द टारगेट प्राइसेस एंड ऑल दैट। तो उन सब रिपोर्ट्स में से जो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता था, लाइक बैंक्स मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है क्योंकि मेरे पापा खुद एक बैंकर है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गया या फिर मेटल हो गया, तो ये 2-3 जो बड़े बड़े सेक्टर्स थे, अगर उनमें से कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आते थे तो मैं एक्टिवली उनके लिए स्टॉक्स खरीद के बेचता था। लाइक खरीद लिया, 2-3 महीने या 4 महीने रखे, 20-25% रिटर्न तक, एंड देन बेच दिए। तो दैट वाज माय इनिशियल जर्नी। एंड ये चलते चलते देन आई मूव्ड ऑन इन माय करियर। वो
7-8 साल सेलिंग करके आई शिफ्टेड टू अ श्योर जॉब। तब क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था श्योर में आने के बाद, आई कुड सी मार्केट अ लॉट मोर कंपेयर टू द प्रीवियस 8 years। तो मैंने सोचा कि अगर 8 साल से ठीक ठाक चल ही रहा है तो कैपिटल बढ़ाते हैं, फिर रिटर्न बढ़ेगा वगैरह वगैरह। एंड देन वेयर इट वेंट रॉन्ग इज यस बैंक। ओके। यस बैंक फियास्को तक आई वॉज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 10 या 11 शेयर रहते थे, एंड देन ईच हैड एन एक्सपोजर ऑफ लाइक 20-30,000। सो मेरा पोर्टफोलियो ऑल पुट टुगेदर वॉज 3.5-4 lakhs, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एंड यस बैंक के केस में पता नहीं क्या हो गया, बिकॉज आई वॉज सो कन्विंस्ड बाई यस बैंक स्टोरी कि आई मीन एकदम ग्रास रूट लेवल से मल्टीनेशनल बैंक हो गया, एंड देन इट एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जब ये सब सागा चालू हुआ। बहुत सारे लोग उसको नेक्स्ट HDFC भी नेक्स्ट HDFC बोलते थे वगैरह वगैरह। एंड देन उसके NIMs वर वेरी गुड, लाइक वो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज वेरी गुड, मच बेटर देन HDFC बैंक। अभी वो क्यों था वो बाद में पता चला बांडा फूटने के बाद, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम सबको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा है वगैरह। तो जब येस बैंक गिरने लगा तो आई स्टार्टेड एवरेजिंग, मतलब मेरा इनिशियल परचेस था वॉज एट 400, दिस इज आफ्टर स्प्लिट, लाइक 1200 तो स्प्लिट से पहले था, जैसे स्प्लिट विट हो गया वो 400-450 पे आ गया था। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 400 रुपीज़, एंड देन जब जैसे जैसे न्यूज़ आने लग गए कि येस बैंक का ये लॉस है, इतना NPA है वगैरह वगैरह, तो वो नीचे आते गए, एंड देन आई केप्ट ऑन डाउनवर्ड एवरेजिंग कि इसी बिलीफ में कि ये पक्का वापस आएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा एट द एंड ऐसा सिचुएशन हो गया कि ऑल माई सेविंग्स वेयर इन्वेस्टेड इन येस बैंक, एवरीथिंग अर्नड अप टू दैट पॉइंट। तो लास्ट आपने एवरेजिंग कितना किया था? लास्ट एवरेज वॉज एट 64 रुपीज, 63 रुपीज, एंड उस टाइम तक काफी अच्छा चंक हो गया था, लाइक ऑल पुट टुगेदर सिर्फ येस बैंक में मेरा 34-35 lakhs इन्वेस्टेड था। अच्छा, मतलब फ्रॉम योर टोटल इन्वेस्टमेंट 4 lakh वो येस बैंक के अंदर ही पूरा 34-30 lakh हो गया? नहीं 4 lakhs तो अलग ही था। मेरा पूरा जो लाइफ सेविंग था 10 साल का, जो अच्छा, मैंने वो बाद में अपने और अपनी आपकी सेविंग भी डाल दी, 10 साल नौकरी करके जो पैसे बचाए थे वो सब उसमें चले गए। दैट वॉज द शॉकर। एंड जब SBI वाला न्यूज़ खुला कि अभी बंद होने वाले SBI कंसोर्शियम वगैरह वगैरह, तो येस बैंक का शेयर उस दिन 7-8 रुपए तक चला गया था। बाप रे। एंड देन उससे पहले एक और कीड़ा कि 22-23 रुपए के आसपास आया था, तब मार्केट में ये न्यूज़ आने लग गया था कि येस बैंक को डूबने नहीं देगा गवर्नमेंट, ये वापस ऊपर जाएगा। तो थिंकिंग कि ये 20-25 रुपए से फिर से बाउंस बैक करेगा, व्हाट आई थॉट वाज अभी ऑलरेडी 35 लाख घुस चुके हैं, तो हाउ टू रिकवर दैट 35 lakhs। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि अगर तेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि ये वापस बाउंस बैक करेगा, देन व्हाई डोंट यू बाई कॉल्स। अच्छा, तब तक एक भी FNO ट्रेड नहीं किया था मैंने, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर इन FNO। तो बिना सोचे समझे उसने बोला कि इतना अगर बढ़ गया तो 2 रुपए का 20 रुपए हो जाएगा, एंड इफ यू मल्टीप्लाई योर क्वांटिटी अकॉर्डिंगली आप वो 30-35 lakhs रिटर्न ला सकते हो। तो मैंने सोचा तो बढ़िया है। हाँ, मतलब ऑप्शन बाइंग, OBS बैंक का कॉल, OBS बैंक का कॉल 2-2.5 रुपए का कुछ कॉल था, तब अंडरलाइंग प्राइस था 22 रुपए, एंड देन आई टुक स्ट्राइक प्राइस ऑफ 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ का 2 रुपए पे चल रहा था। तो मेरा कैलकुलेशन ये था कि अगर 2 रुपए का 16-17 रुपए हो जाता है, एंड देन आई इन्वेस्टेड 5 lakhs, तो 5 into 7 वाला मल्टीपल 35 lakhs जो घुसे थे मिल जाएंगे। वाह बहुत इजी कैलकुलेशन। उसके बाद वो एक्चुअल न्यूज़ आया कि ये ऑल्दो येस बैंक को बचा रहे थे, बट ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग सोच रहे हैं, उसको डूबने दिया फिर बचाया गया। अच्छा, तो वो डूबने देने के चक्कर में वो 25 रुपए का येस बैंक शेयर बिकेम 6 रुपीज, कॉल 0। तो तब वो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू FNO। उसके पहले तक इट वाज ऑल प्लेन वेनिला इक्विटी इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये कौन से साल की बात है? आई थिंक 2019, कोविड के पहले वाला ईयर। कोविड के पहले। तो ये तो आपका बहुत ही खराब शुरुआत हुआ, आपका पूरा सेविंग ही येस बैंक में चला गया। यस, आई मीन शुरुआत वो अगर आप 19-18 को अगर आप हटा दोगे तो 2009 से लेके 18 तक वाज ऑल गुड। हाँ, वही 20-25% हर साल निकालते थे, वो खर्च कर लिया और बेसिक कैपिटल वैसे रखा है। सिर्फ येस बैंक के चक्कर में पता नहीं क्या हो गया, बॉट इन ऑल द सेविंग्स। बट ये मैं मतलब आई नो कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा येस बैंक में मिस्टेक किया है, बट पर्सनल लेवल पे मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिसने येस बैंक के फॉल में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया था।
फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, मतलब कैसे आपने जॉब कंटिन्यू किया, फिर क्या जॉब तो अभी जॉब तो कंटिन्यू करना ही था, देयर वाज नो हाँ, अदर अल्टरनेटिव। हाँ, आई मीन जब सब कुछ चला गया तो इट वाज एज इफ पे चेक टू पे चेक ही चल रहा था। अगर जब ओके, सबके सेविंग्स खत्म हो गया, पे चेक नहीं आया, घर नहीं चलेगा, वैसा है। ओके, एंड ऐसा भी नहीं है कि आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। हम लोग एक मिडिल क्लास, प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली थे, नॉट टू पुअर नॉट टू रिच, चल जाता है वैसा वाला हैंड टू माउथ वाला। हैंड टू माउथ वाला फैमिली। फिर क्या आगे हुआ आपने, फिर ये जो अभी आप करते हो वहां तक कैसे पहुंचे आप? तो बेसिकली एफएनओ का ये था कि वो जो 5 लाख रुपए लगाए थे मैंने हाँ, 2 रुपीज प्रीमियम, हाँ, वो जीरो होने में सिर्फ 3 दिन लगे। ओके, तो मतलब 3 दिन में मेरे 5 लाख गायब हो गए। वो 35 लाख जो लगे थे वो तो फिर भी इट वॉज ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 टाइम लगा था मंथ्स। उसको, हाँ, एफएनओ में तो 3 दिन में ही गायब हो गए। हाँ, एंड देन इक्विटी में देर वॉज ए चांस ऑफ गेटिंग इट बैक। अगर बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन येस बैंक टर्न अराउंड हो जाता है, देन देर इज एटलीस्ट 1-2% चांस कि वापस आए। बट एफएनओ में एक बार गया तो गया, आने तो वाला है नहीं। तो दैट इंट्रीग मी कि ये पैसा किधर गया 5 लाख। इक्विटी में तो समझ में आता है कि मैंने किसी और को खरीदा या बेचा, उसके पास पैसे गए, उसने मजे मार लिया। अभी एफएनओ में कहाँ गए पैसे? जीरो हो गए तो किसके पास गए? जीरो हो गए तो किसी के पास नहीं रहे ना। हाँ, दैट वाज द इनिशियल थॉट प्रोसेस कि जीरो हो गया सी तो किसके पास बचा है? किसी के पास नहीं बचा है। देन आई केम टू नो कि भाई एक सेलर भी होता है, बायर भी होता है। अगर बायर का जीरो हो गया तो सेलर के 2 रुपए आ गए। तो दैट इज हाउ माई थॉट प्रोसेस वेंट इनटू एफएनओ कि गवाना है तो एक बार कैलकुलेट करके गवाता है, नॉट लाइक दिस। ओके, और फिर उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड लाइक 5 लाख जो एस बैंक के सीई में गए वो तो गए थी। उसके 4-5 महीने के बाद आफ्टर स्टडिंग अ लॉट आई स्टार्टेड विद 50 to 53,000 वाला कैपिटल। ओके, दैट आल्सो फ्रॉम माय सेविंग्स ओनली, ठीक सैलरी है, सेविंग्स। हाँ, फिर 50 to 53,000 आई स्टार्टेड विद बाइंग, क्योंकि 50,000 में तो आप क्या ही बेचोगे। उस टाइम भले मार्जिन बहुत कम थे, बट 50,000 में भी आप 1-2 लॉट से ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे उस समय 2019-2020 में। तो आई नॉर्मली स्टार्टेड विद स्कैल्पिंग, बाई करो, मूवमेंट जैसे ही आया निकाल दो। तो ये आप किस में करते थे, फ्यूचर्स मतलब निफ्टी ऑप्शन में या सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस बैंक में। निफ्टी ऑप्शन में? ओके, स्टार्टेड विद बैंक निफ्टी ऑप्शंस। बीच में फिर मैंने सोचा कि निफ्टी में भी जाते, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मिल रहा था उतने ही पैसों में। बट फिर बाद में पता चला कि बैंक निफ्टी इज अ गुड मीडियम टू ऑपरेट, बिकॉज बैंक निफ्टी में मूव्स आते हैं तो बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ही डायरेक्शनल आते हैं। तो दैट इज वाई आई हैव शिफ्टेड टू बैंक निफ्टी कंप्लीटली फ्रॉम निफ्टी। ओके, तो एक इक्विटी इन्वेस्टर जो अच्छे से इन्वेस्ट करता था वो फिर धीरे धीरे स्कैल्पर बन गया बिकॉज ऑफ द लो कैपिटल। और फिर अभी स्कैल्पिंग में उस समय कोविड के टाइम पे इतने वाइल्ड स्विंग्स होते थे मार्केट में। अगर आपका सही लग गया और आप होल्ड कर पाए, देन यू वुड मेक योर मनी, आई मीन यू डबल इन योर मनी इन नो टाइम। मेरा ऐसा एक फायदे वाला दिन हो गया कि 2021 का बजट डे, दैट वाज द टाइम जब मुझे एक्चुअली पता चला कि एफएनओ का कमाल गया होता है। लाइक सुबह मैंने खरीद लिया बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टिंग कि बजट में कुछ अच्छा आएगा, एंड देन आई फॉरगॉट दैट आई बॉट इट, क्योंकि मेरा उस समय मीटिंग चल रहा था एंड काफ़ी हाई लेवल मीटिंग था। तो मुझे बोला पूरा दिन उसमें ही था। तो लाइक मीटिंग लंच ब्रेक के लिए जब छूटे हम लोग 1 बजे, तो मैंने देखा जो 52, और उस समय भी यही था कि जितना कैपिटल सब लगाओ, नो मनी मैनेजमेंट, नो रिस्क मैनेजमेंट, कुछ नहीं। मतलब 36 लाख जब घुस गए तो ऐसा लग रहा था 50,000 क्या ही है, अगर जाए तो जाए। तो 50,000 वाला जब लगाया था कॉल ऑप्शन, सुबह 9:30 बजे करीब खरीदा था। एंड व्हेन आई केम बैक एंड सॉ इट एट लाइक 1:30-1 o'clock, 52,000 बिकेम 2,70,000 ओह, वन डे। फिर आपने बुक किया वो पैसे को? इवनिंग तक रहने दिया। इवनिंग तक आई बुक्ड अराउंड 320-330, ओके, बिकॉज दैट डे वाज लाइक ट्रेंडिंग। बैंक निफ्टी इंडेक्स वेंट अप 3.5% बजट डे के दिन। ठीक है, तो ये तो आपने बाइंग में उस दिन कमा लिया। ये तो बाइंग में कमा लिया। बट देन व्हेन दैट हैपेंड, मुझे लगा कि यार ये तो होता रहेगा, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच विल बी रिपीटेड ओवर टाइम। अच्छा, तो इसी में चलते हैं। वो मूव 1-2 दिन तक चला, तो वो 3.5 लाख वाला जो था लास्ट तक, वो अगले 1-2 दिन में 5 लाख तक हो गया। अच्छा, मतलब आपने फिर उसको होल्ड किया था? नहीं, अगले दिन स्कैल्प, बट देन द मूव वाज सो फेरोशियस कि अगले 1-2 दिन भी 1-1% ऊपर ही अच्छा, गया। मतलब आपको प्रॉफिट ही मिल रहा था? प्रॉफिट ही मिल रहा था। तो मुझे लगा ऐसा तो 35 लाख आराम से आ जाएंगे रिटर्न। फिर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑप्शन में डीके करके होता है। इवन आपका अगर डायरेक्शन सही है तो भी डीके हो जाता है एंड यू डोंट गेट प्रॉफिट्स। तो वो 5 लाख पे गए एंड देन आई वाज देयर ओनली देयर एंड देयर अबाउट 5 लाख में करीब 4-5 महीने तक वही कैपिटल पे अटका है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट नेट टू नेट उधर ही।
देन आई अंडरस्टूड कि ऑप्शंस हर रोज नहीं खरीद सकते हैं. अगर बेचना है तो फिर भी ठीक है, खरीदना है तो you'll have to choose your days. That is where I reduced my trades. And ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि जब मेरा कैपिटल स्टैग्नेट हो गया, मार्केट भी वही एक ही जोन में स्टैग्नेटेड था. तो जब मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो दोबारा मेरे हाथ लगा, एंड देन दैट 5 lakhs ऑफ कैपिटल बिकेम 20-25 lakhs ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6-7 months. बहुत अच्छा रिकवरी हो गया है तो. हाँ, ये वो था कोविड के बाद प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जब तोड़ा था मार्केट ने, तो ट्रेंड किया था 4000 पॉइंट. राइट. वो वाले जोन में माय अकाउंट गॉट मल्टीप्लाइड. ठीक है. फिर जब 20 लाख गया वापस ड्रॉ डाउन हुआ क्योंकि वापस एक जोन में अटक गया. तो प्योर पता चल रहा था कि मार्केट जब भी ट्रेंड कर रहा है तभी ये पैसा बन रहा है, मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है पैसा नहीं बन रहा है. और ये आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं. या ये मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था. बट देन दिस सेकंड कंसोलिडेशन काफी लंबा चल गया. कंसोलिडेशन पहला कंसोलिडेशन तो फिर भी 2-3 हफ्ता ही चला था, ब्रेकआउट दे गया था. सेकंड कंसोलिडेशन वाज ऑलमोस्ट देयर फॉर 6 months. ओके. 5-6 months. तो 5-6 months में मैंने देखा है कि भले मेरे विनिंग डेज का प्रॉफिट वाज मच हायर, बट लूजिंग डेज का लॉसेस एक्यूमुलेट होके इट वाज कैंसलिंग आउट. तो दैट इज वेयर आई थॉट कि यार ये बहुत हो गया, अभी सेलिंग में चलता है. एंड देन सेलिंग आई ट्राइड स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स फॉर क्वाइट सम टाइम. लाइक स्ट्रैडल इज अगर आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट बेचते हो और होल्ड करते हो टिल एक्सपायरी, यू ईट वॉट एवर इज लेफ्ट एक्सपायरी के क्लोजिंग के हिसाब से. एंड स्ट्रैंगल इज लाइक आप एक रेंज डिफाइन करते हो, अपर एंड पे सी बेच दिया, लोअर एंड पे बी बेच दिया, एंड वो रेंज में क्लोज होने के लिए आप प्ले कर रहे हो. बट देन आई रियलाइज कि जो पेशेंस चाहिए सीपी मतलब स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ट्रेड को सी थ्रू करने के लिए, वो मेरे में नहीं है. लाइक आई गेट वेरी इम्पेशेंट लुकिंग एट प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो आई थॉट कि ऐसा नहीं चलेगा, लेट्स गो बैक टू स्कैल्पिंग. बट आई वांटेड टू बी इन सेलिंग, बट आई वांटेड टू डू स्कैल्पिंग. ओके. तो स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू डू इट विद अ बिग क्वांटिटी. स्कैल्प करते ही आप बहुत बड़े क्वांटिटी से, बट लेकिन आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है, लाइक 10 पॉइंट 15 पॉइंट उसी के आसपास. तो आई स्टार्टेड सेलिंग एट द मनी कॉल या पुट डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट डायरेक्शन. लाइक अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं एट द मनी पुट बेच देता था. एंड देन क्योंकि 20 लाख कैपिटल था, आई स्टार्टेड ऑफ विथ लाइक 10 लॉट्स. फिर मैंने बाद में पता चला कि अगर आप हेज लेते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगता है, कम हो जाता है. तो फिर वो हेज लेने लग गया मैं. फिर 10 लॉट का 20 लॉट बेचने लग गया. तो इस दौरान में आई केम टू नो अबाउट 3 points विच हेल्प मी अ लॉट. लाइक हेज आप जब लेते हो तो हेज का प्राइस विल टेल यू वेदर इट इज गोइंग टू ट्रेंड और नॉट. ओके. अगर आप समझ लो 930 पे आपने ट्रेड ले लिया, एक्सपेक्टिंग मार्केट इज गोइंग टू गो अप, एंड आपने एट द मनी या इन द मनी पुट बेचा है, एंड उसको हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी पुट खरीदा है. ओके. तो ये नोमेनक्लेचर तो मतलब आप फेमिलियर हो ना कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी. इन द मनी मतलब अगर 23,000 पे चल रहा है तो यू आर गोइंग बिलो 23,000. वो डिपेंड करता है कि कॉल या पुट. अगर आप कॉल ले रहे हो तो 23,000 के बिलो इन द मनी हो गया, और अगर पुट ले रहे हो तो ऊपर इन द मनी. एट द मनी मतलब 23,000 और आउट ऑफ द मनी मतलब ऊपर और नीचे थोड़ा दूर. हाँ. तो इन केस अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आज ट्रेंड होने वाला है और मैंने इन द मनी या एट द मनी पुट बेचा है, एंड उसको हेज करने के लिए या मार्जिन का बेनिफिट लेने के लिए आउट ऑफ द मनी पुट खरीदा है, ठीक है, तो भले 1-2 कैंडल अगर आपके अगेंस्ट जा रहा हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपने जो सोचा सही है या आपके अगेंस्ट में जाएगा, दैट विल बी इंस्टेंटली विजिबल इन द हेज ऑप्शंस प्राइस. ओके. लाइक आपने अगर समझ लीजिए इन द मनी पुट खरीदा 200 रुपए का, निफ्टी की बात करते हैं, इन द मनी पुट खरीदा 200 रुपए का, और आउट ऑफ द मनी पुट इन द मनी पुट बेचा 200 रुपए का, एंड आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद लिया आपने 30 रुपए का. अगर आपके फेवर में जाने वाला है तो ये 30 रुपए का फटाफट से 20-22 तक आ जाएगा, लेकिन ये जो इन द मनी वाला है वो आपके अगेंस्ट में जाएगा. ओके. बट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका आउट ऑफ द मनी हेज बोल रहा है कि भले आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा आपके अगेंस्ट. तो दैट वाज वन लर्निंग. एंड द सेकंड वाज ऑप्शन बाइंग में क्या होता था, 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चला गया फटाक से, तो 100 पॉइंट ऑप्शन बढ़ गया अंडरलाइंग वो गामा वैल्यू बढ़ने से. बट देन जैसे ही मार्केट थोड़ा हॉल्ट करता है वो ऑप्शन धीरे धीरे रिट्रीट हो जाता है अगर आप बाई कर रहे हो तो. हाँ. क्योंकि वो थीटा डी के फिर प्ले होने लगता है. ठीक है. सेलिंग में ऐसा नहीं है. सेलिंग में समझ लो आपके इन द मनी आपने किया, आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट गए, तो एक तो 100 पॉइंट के 100 पॉइंट आपको मिलेंगे सेलिंग में क्योंकि आपने इन द मनी किया है, डेल्टा ऑलरेडी 1 से ज्यादा है. थीटा का भी आपको. हाँ, प्लस अगर वो साइडवेज हो गया तो थीटा का भी डीके मिलता है. ओके. तो दिस वाज लर्निंग नंबर 2. एंड तीसरा ये था कि समझ लीजिए आपने बाई किया ऑप्शन, आपको लग रहा है कि अंडरलाइंग जो इंडेक्स है 200 पॉइंट ऊपर जाएगा,
तो वो 200 पॉइंट बाइंग में तो कन्वर्ट नहीं होता है, वो थीटा गामा के वेस्टेजेस निकाल के जो बचता है वही आपको प्रॉफिट है। तो मेरे केस में क्या हो रहा था, आई वॉज नॉट श्योर वेयर टू बुक इट। लाइक 200 पॉइंट आपने सोचा इंडेक्स में बढ़ने वाला है, तो ऑप्शन क्या, आप 120 पे बुक करोगे प्रॉफिट, 160 पे बुक करोगे प्रॉफिट, 180 पे बुक करोगे प्रॉफिट। दैट वाज आई वाज नॉट श्योर व्हेन आई वाज बाइंग। तो ऐसा 3-4 बार हो गया कि 100 रुपए का ऑप्शन 250 रुपए हो गया, बट आई वाज नॉट एबल टू बुक क्योंकि मेरा अभी अंडरलाइंग इंडेक्स का प्राइस आया नहीं वहां तक। एंड देन जब अंडरलाइंग इंडेक्स का प्राइस आया फिर भी वो 250 रुपए तक नहीं आया दोबारा। सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग में एक बार आपका प्राइस छूट गया तो इतना ड्रास्टिकली ट्रेस बैक नहीं होता है सेलिंग का प्राइस। ओके क्योंकि ऑप्शंस डिजाइंड ही ऐसे है कि मर के बढ़ते हैं, फटाक से गिरते हैं। ओके मतलब ये एक तरीके से ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है ऑप्शन ट्रेडिंग। यस, आई मीन ट्रेडिशनल सेंस में ऑप्शन सेलिंग ऐसा कोई नहीं करता, बहुत कम ही लोग करते हैं। ट्रेडिशनल सेंस में ऑप्शन सेलिंग इज लाइक दोनों लेग पे बेच दिए, फायर फाइटिंग करो या फिर हेज आगे पीछे करो ताकि आप प्रॉफिटेबली निकले। अभी उसमें नुकसान क्या है कि अगर आप एल्गो चला रहे हो तो फिर भी ठीक है, आपको इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप एल्गो नहीं चला रहे हो और आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप इतना फायर फाइटिंग करके भी रिटर्न कितना मिलेगा, 1% 2%। बट यहाँ पे अगर आपके सेट ट्रेंड चला गया तो एक ही ट्रेड में 10-12% मिल जाता है, 12-13%। ओके सो ये सारी चीज़ जैसे आपको समझ में आया, उसके बाद मतलब अभी आप बेसिकली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, बट आप स्कैल्पिंग में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। स्कैल्पिंग में करता था, बट देन करते करते एक और सेटअप सीख गया कि मैं कहाँ पे स्कैल्प करना है और कहाँ पे होल्ड करना है। ओके लाइक आप स्कैल्प करोगे तो इतना प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, 10-12% ऑन ए ट्रेड नहीं मिलेगा। वो अगर आपके डायरेक्शन में गया है और आप उसको होल्ड कर पाए तो ही ये एक ट्रेड पे 10-12% आपको मिलेगा। तो इनिशियली जब चालू किया था स्कैल्प ही था, क्योंकि मेरा ऑप्शन बाइंग वाला सेटअप से ही मैंने ऑप्शन सेलिंग में आया। बट क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑप्शन बाइंग में जब आपके अगेंस्ट जाता है तो बहुत फटाक से प्रीमियम गिरता है, तो मैंने सोचा वो सेलिंग में करेंगे तो अगर आपके अगेंस्ट में भी जाएगा तो आराम से बढ़ेगा। दैट वाज द इनिशियल इंटेंशन कि मैं बाइंग से सेलिंग में क्यों आया। और ये कौन से साल में हुआ था आपका? दिस वाज इन 22। ओके तो 2022 से आपको ये आइडिया मिल गया कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा फायदा है, और आपको जो आपका ट्रेड है जो आप बाय साइड करना चाहते थे तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, राइट? और आपका ये जो ट्रेड आप करते हो वो सारे इंट्राडे ही होते हैं या फिर आप उसको कैरी करते हो? मेरे 99% ट्रेड्स इंट्राडे होते हैं। मैं सिर्फ तभी कैरी करता हूँ जैसे अगर मैंने कोई एक ट्रेड लिया इंट्राडे बेसिस पे एंड देन वो मेरे डायरेक्शन में चला गया 150-200 पॉइंट और प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पे, देन आई कैरी। ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी मेथड और आपकी स्ट्रैटेजी। और मैंने 2-3 लोगों से ये सुना भी है कि वो लोग ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है बट वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बट कभी ऐसा पर्सनली उनसे बैठ के सीखा नहीं है, समझा नहीं है। तो अभी आप है ना, मुझे आपका डेली कैसे आप स्टार्ट करते हो, आपका एनालिसिस कैसे होता है, फिर आप कैसे, समझो आपने कुछ अपने एनालिसिस किया, फिर आप अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, या आप चार्ट वगैरह देखते हो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर आप कुछ और डेटा देखते हो? बेसिकली मेरा प्राइमरी सोर्स इज प्राइस एक्शन ओनली ऑन चार्ट, ओके, नथिंग एल्स। बट देन अगर आपको चार्ट पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा कैसे क्यू चाहिए कि कहाँ पे जा सकता है मार्केट, इन दैट केस मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ। ओके, तो अभी आप है ना मुझे एक ऐसा मतलब एग्जांपल बताइए जिससे मुझे भी समझ में आए और हमारे ऑडियंस को भी समझ में आए कि आप अपना डे कैसे प्लान करते हो, फिर आपका ट्रेड आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, और जैसे आपने बोला कि आप मार्जिन को बचाने के लिए जो हेज करते हो जिससे आपका थोड़ा फ़ायदा होता है, वो कैसे करते हो? तो अगर मार्जिन के, दिस आर लाइक द वे आई ट्रेड। मैं नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस डेज क्लोजर मैं बास्केट्स बना लेता हूँ, जैसे निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट, बैंक निफ्टी शॉर्ट लॉन्ग। तो ये क्या होता है बास्केट? बाय द वे मुझे ये नहीं पता है इसके लिए। ओके, तो जब आपका अभी एनएससी ने ये रूल बना रखा है कि अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन ट्रेड पर ऑर्डर इज 900। ओके। सिमिलरली फॉर निफ्टी इट इज 1800। अभी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट कीप ऑन से पुटिंग ऑर्डर्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपका स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन दैट केस मैं नॉर्मली बास्केट बनाता हूँ। ओके, तो बास्केट का फायदा ये होता है कि आप क्वांटिटी डिफाइन करो, आप ये डिफाइन करो कि आपको मार्केट में चाहिए या लिमिट में चाहिए, ये ओवरनाइट या इंट्राडे आप सेट कर दो एंड देन यू कैन डिफाइन द हेज ऑल्सो। लाइक यहाँ पे मेरा इंटेंशन था आज कि 23
500 का पुट बेचना है इन द मनी पुट, ओके एक्सपेक्टिंग मार्केट विल गो अप, एंड देन मैंने उसका हेज लिया 22,500, 1000 पॉइंट दूर मतलब आपने 23,500 का पुट बेचा बेचा। है, इसका मतलब ये है कि यू आर बुलिश ऑन मार्केट, मैं बुलिश ऑन मार्केट, और आप बाद में पुट खरीद रहे हो कौन सा 22,500, 1000 पॉइंट दूर 1000 पॉइंट नीचे आप पुट भी खरीद रहे हो, दिस यू आर डूइंग जस्ट टू Margin के मार्जिन, ये आपका Yes. फायदे के लिए। अगर सिर्फ 23,500 का पुट मुझे 18,000 क्वांटिटी बेचना है तो 6 करोड़ करीब कुछ लगता है, ओके जबकि अगर 22,500 का पुट अगर आपने मार्जिन के लिए खरीदा है तो 2.5 करोड़ ही लगता है, हाँ, मतलब वो फिर एक तरीके से ये हो गया ना कि नीचे आपका प्रोटेक्टेड है, नीचे प्रोटेक्टेड। उसके लिए बट आपका क्योंकि 1000 पॉइंट दूर है वो बहुत ही नाम के वास्ते प्रोटेक्शन रहता है, बट देन फिर भी बट आप तो इसको मार्जिन कम करने के लिए ही ले Use रहे हो, कर- आपका इंटेंशन वही हाँ है। हाँ, एंड देन ये जो पॉइंट गैप जो आप देख रहे हो, जैसे इस केस में 1000 पॉइंट है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, लाइक अगर ये फ्राइडे होता है तो नॉर्मली मैं गैप ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि फ्राइडे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्राइस ज्यादा होते हैं, ओके जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते हैं तो मैं ये कम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो इनिशियल जो मैंने एडवांटेज बताया था कि इसके प्राइस मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि ट्रेंड होने वाला है या नहीं, वो नहीं होता है। ओके नॉर्मली निफ्टी में ये जो आउट ऑफ द मनी पुट में खरीदता हूँ या कॉल जो भी हेज करने के लिए खरीदता हूँ, अगर ये 25-26 रुपए के आसपास रहता है तो मूवमेंट पकड़ने में आसानी हो जाती है। जो आप पुट बाय कर रहे हो वो, हाँ, जो Okay. मार्जिन बेनिफिट करने के लिए हाँ रहता है। हाँ अगर 26 रुपए से या 20 रुपए से कम हो गया तो इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है कि इसको देख के कि ये ट्रेंड करने वाला है या नहीं करने वाला ठीक है, तो नॉर्मली मेरा आउट ऑफ द मनी हेज ऐसा होता है कि उसका प्रीमियम इज लाइक 26, 27, 30 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, तो उससे वो बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज़ वन। अभी ऐसे मेरे 4-5 बास्केट्स है, तो ये करने की वजह से फिर आपको मार्जिन कितना देना पड़ता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेड में? 2.5 करोड़, अच्छा, मतलब आपने बोला अदरवाइज 5-6 करोड़ 6 लगता करोड़, है। 6.5 ओके, करोड़ लगता 6 है। करोड़ लगता है। 2.5 करोड़ इनिशियल मार्जिन है, फाइनल इज 2-2.25 हाँ, और ये टोटल क्वांटिटी कितना है? 18,000। दिस इज निफ्टी। निफ्टी, ओके ठीक है। ये अक्टूबर से चालू हुआ है, अक्टूबर से पहले मेरा सिर्फ बैंक निफ्टी में था, एंड बैंक निफ्टी वाज लाइक 9,000, ये वाला 9,000 क्वांटिटी फिक्स्ड। ओके, तो आप एक दिन पहले ऐसे बास्केट बना लेते हो, और आपका बास्केट बनाने का रीज़न ये होता है जहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस क्लोज होता है उसी एक तो दो रीजन है, क्योंकि बास्केट आप जब बना लेते हो, समझ लीजिए आज का मार्केट क्लोज हो गया तो क्लोजिंग के बाद मैं बास्केट बना लेता हूँ, एज्यूमिंग कि कल ऐसा ऑपरेट करने वाला है। हाँ। तो एक तो आपका प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड है, कल आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन ओपनिंग या क्लोजिंग आप वो दोबारा चेंज नहीं करता, मतलब मैं चेंज नहीं करता। एक बार आपके बास्केट बन गए तो आपके हिसाब से वो काम कर रहे हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं। ओके, अगर अगेंस्ट में जाके ट्रेड लिया देन इट विल बी ओनली फॉर स्कैल्पिंग, लाइक एक मेरे दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड रहते हैं, बट वो भी अभी जब से अक्टूबर में रूल्स बदल गए आई हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग, अभी दिन का 1 या फिर हफ्ते में 2 या 3 वैसा, ओके क्योंकि ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हो गया है, इट डजंट मेक एनी सेंस टू कीप ऑन ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक बार आपने प्लान डिसाइड कर लिया, बास्केट्स बना लिया, देन बेस्ड ऑन नेक्स्ट डेज ओपनिंग फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है, को लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, स्ट्रैडल करना है, स्ट्रैंगल करना ठीक है। तो अभी आप मुझे पहले ये बताइए कि आप प्राइस एक्शन को कैसे देखते हो और आप अपने ट्रेड को कैसे प्लान करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आज मार्केट बंद हुआ है, या फिर आप मुझे कोई आपका पास्ट वाला एग्जांपल बताइए कि वहाँ पे आपने कैसे ट्रेड प्लान किया था। जैसे आज के देख लेते हैं, आज का ही दिखा दीजिए, ठीक तो है। ये डेली चार्ट है, ओके, और इसमें ये सब क्या है? मूविंग एवरेज, ये सिर्फ EMS है। कौन सा? ये ग्रीन वाला 200 है, रेड वाला 50 है, ब्लू वाला 20 है। ओके, 200, 50 और 20। 100 का मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, तो 100 आई डोंट फॉलो। ठीक है, और ये नीचे क्या है? नीचे ये RSI स्टोकेस्टिक्स, RSI और स्टोकेस्टिक दोनों? हाँ, दोनों का मिक्स्ड इंडिकेटर है वो। अच्छा, तो वो भी डिफॉल्ट है क्या जीरोधा में? नहीं, ये मैं यही फॉलो करता हूँ और कुछ नहीं। ओके, बट ये जो आप देख रहे हो मूविंग एवरेजेस में एग्जिट्स के लिए फॉलो करता हूँ, एंट्री के लिए नहीं। हाँ, एंड देन RSI स्टोकेस्टिक्स मैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए फॉलो करता हूँ, अपना नॉर्मल ट्रेंड वाला ट्रेड के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि दिस मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी गुड अगर आपको ये पढ़ना आता है तो इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी आज के केस में अगर आप देखोगे तो स्पिनिंग टॉप बना है कैंडल इंट्राडे, राइट। तो बहुत लोगों को लगेगा कि गैप अप होकर स्पिनिंग टॉप बना है तो ये पॉजिटिव है। मेरे केस में वैसा नहीं है, जब तक आज का डे हाई नहीं टूटता मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड अगर समझ लीजिए कल गैप अप खुल गया तो मेरे हिसाब से मेरा ट्रेड चला गया, ओके, गॉट इट। क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि ट्रेंड पॉजिटिव है एंड गैप अप खुल के आपका ऑलरेडी वो मार्जिन खा गया, वो मतलब जितना ट्रेड आपको मिलना चाहिए था वो खा गया। करेक्ट। तो ऐसे दिन में मैं अवॉइड कर लेता हूँ। अगर स्कैल्प का कोई
मतलब मन किया उठाना है 10-15 पॉइंट के लिए तो 10-15 पॉइंट के लिए स्कैल्प। ठीक है। अभी कल के लिए एकदम आइडियल ट्रेड क्या होगा मेरे हिसाब से? हाँ, तो अभी मार्केट क्या प्राइस पे क्लोज हुआ है? अभी मार्केट क्लोज हुआ है 23,328 ओके, तो ये हो गया स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस। एंड आज के कैंडल का है ये 23,368, तो 40 पॉइंट का ही है। अगर अभी कल के लिए मेरा आइडियल ट्रेड ये होगा कि फ्लैट खुले मार्केट और खुलते ही पहले 5 मिनट के कैंडल में आज का हाई ब्रेक करके क्लोज कर दे। ठीक है, ओके, मतलब ये आज के हाई के ऊपर चला जाए। हाँ, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल पे ऐसा क्लोज हो गया तो उस केस में आई विल डेफिनेटली टेक अ लॉन्ग ट्रेड। फर्स्ट कैंडल का लो विल बी माय स्टॉप लॉस एंड आई विल कीप ऑन होल्डिंग। और आप कैंडल कौन सा देखते हो? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, ओके, आई विल कीप ऑन होल्डिंग, क्योंकि इसमें 2-3 है। एक तो आपका मेन रेजिस्टेंस पार हो गया क्योंकि आज का हाई इज एग्जैक्टली ऑन 200 EMA, तो वो पार हो गया, तो आज का हाई क्रॉस हो गया, 200 EMA क्रॉस हो गया, दैट मीन्स प्रॉपर बुलिश है, एक बड़ा कैंडल बनेगा। और ऊपर से अगर अभी तक देखोगे आप, कोई भी ऐसा एक दिन नहीं रहा कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ट्रेंड हुआ है, सब गैप अप गैप डाउन ओपन होकर एक रेंज बना के उसी में क्लोज कर रहा है हर रोज। करेक्ट। तो दैट इज ऑल्दो मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो ना बायर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है ना सेलर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है। अभी क्योंकि मार्केट गैप गैप करके ऊपर जा रहा है तो सेलर भी नहीं बेच पा रहे हैं, और गैप गैप करके ऊपर जा रहा है तो बायर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो जब तक कोई एक दिन ऐसा ना हो कि फ्लैट होता है, ऊपर या नीचे ट्रेंड करता है, तब तक मेरे लिए अभी ये ओके, तो दिस इज योर ट्रेड नंबर प्लान नंबर 1 कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो और फिर आज का हाई 5 मिनट कैंडल तोड़ दे, और जैसे वो तोड़ेगा तो आप 5 मिनट के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखोगे। और ये क्या था स्पॉट? 23,368 आज का। तो आप 23,500 या 600 का पुट बेचोगे। आप पुट बेचोगे, मतलब यू आर बुलिश नाउ। बुलिश। और आप नीचे में कोई पुट खरीदोगे टू यू नो टेक एडवांटेज। 26 रुपए का जो भी 25-26 रुपए का जो भी पुट है वो मैं लेके खरीद, और फिर आप उसको होल्ड करोगे अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तो। एंड होल्डिंग का भी मेरा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है। अगर मैंने समझ लीजिए 920 को खरीद लिया फर्स्ट कैंडल के एंडिंग पे, अगर 920 से लेकर 935 या 40 तक, बेसिकली 4 या 5 मिनट कैंडल तक, इफ इट इज इन माय फेवर बाय 50-60 पॉइंट्स आई विल होल्ड, नहीं तो आई विल एग्जिट। अच्छा, मतलब अगर समझो 4 कैंडल में आपको सिर्फ 5 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या करोगे? आई विल नॉट वेट, आई विल एग्जिट। यू विल एग्जिट योर ट्रेड, और बाद में नेक्स्ट ट्रेड वो फिर वापस अगर रिट्रेस किया तो किया, चला गया तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अपना दिन था नहीं, छोड़ देता हूँ। रिट्रेस किए एंड दोबारा हाई ब्रेक करने के ला रहे, देन आई एंटर देयर। ओके, तो ये मेरे हिसाब से मैंने जितना भी कैलकुलेट किया है, मतलब जितना भी ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट वाला 5 मिनट कैंडल इज ब्रेकिंग द प्रीवियस डे हाई इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, एंड उसके बाद तुरंत अगर वो 40-50 पॉइंट नहीं गया, देन दैट इज टू ट्रैप। वो इकट्ठा करेगा बायर को, नीचे आ जाएगा। और ये आपका प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 2 क्या हो सकता है? प्लान नंबर 2 ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला थोड़ा सा ये कैंडल के 70-80 पॉइंट्स गैप डाउन खुले और फर्स्ट कैंडल आज का डे लो ब्रेक कर दे। ओके, मतलब एक हो गया लॉन्ग का प्लान और एक हो गया शॉर्ट का प्लान। अभी आप पूछ सकते हो कि मैंने तो बोला था हम लोग एज्यूम कर रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये उल्टा कैसे? तो ये इसलिए क्योंकि आज का है इज क्लोज टू 200 EMA, राइट, एग्जैक्टली 200 EMA, तो वो तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। डेली में 200 EMA इज गुड रेजिस्टेंस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब मार्केट आपको कंफर्म कर रहा है गैप डाउन खुल के कि भाई मैं वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, दैट इज सेकंड कि आपके फेवर में, मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सही है। एंड तीसरा इज ब्रेकिंग ऑफ डे लो। तो 3 कंफर्मेशन है, उसके बाद भी अगर आप सोचोगे कि ऊपर जाएगा फिर तो पैसे जाने ही जाने हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे फर्स्ट कैंडल खुलेगा और डे लो को ब्रेक करेगा, वापस वही जैसे ही डे लो के ब्रेक करके क्लोज करता है, आई सेल कॉल्स, और मेरा टारगेट होगा ये गैप, क्योंकि इतना बड़ा गैप है तो गैप फिलिंग टारगेट होगा मेरा। सो जनरली आपका ट्रेड कितने टाइम तक आप होल्ड करते हो? जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने ट्रेड लेने के बाद 4-5 कैंडल में मेरे फेवर में चला गया 50-60 पॉइंट्स, देन आई विल होल्ड। वो मतलब जैसे स्विंग बनता है, उस स्विंग पे स्टॉप लॉस डालता हूं, देन आई विल कीप ऑन होल्डिंग एंड आई विल ट्रेल स्टॉप लॉसेस। तो आपका कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है ना? नहीं, कि मेरा स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा। मैं स्टॉप लॉस कभी लगाता ही नहीं हूँ। नहीं, मतलब आपने बोला ना 5 मिनट कैंडल का अगर आप बाय कर रहे हो तो वो लो स्टॉप लॉस है, अगर आप सेल कर रहे हो तो हाई स्टॉप लॉस है। तो यू डोंट नो दैट इज लाइक, वो मैं सिस्टम में नहीं लगाता हूँ, मतलब दिमाग में आ गया तो निकाल दो। आपको ये नहीं पता है ना कि वो 5 मिनट का कैंडल 30 पॉइंट का है या 50 पॉइंट का है या वो मे बी 20 पॉइंट का है। तो यू डोंट नो योर रिस्क बिफोर ट्रेड। नहीं, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तभी आपको रिस्क पता चलता है। बट आपका पोजीशन साइजिंग तो आप बोल रहे हो कि आपका ये निफ्टी में 18,000, तो मतलब
18,000 क्वांटिटी इट्स टू यू, मतलब आपको उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है? क्योंकि मैंने बास्केट्स बना लिया पहले, जब ये बास्केट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तब काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बाय द टाइम आई यूज्ड टू एग्जीक्यूट 18,000 स्लिपेज 6-7 पॉइंट चले जाता था। तो अभी जैसे बास्केट होता है तो स्लिपेज 1-2 पॉइंट में मिल जाता है। तो ये बास्केट एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आपको कितना टाइम लगता है सेकंड्स में, मतलब क्लिक किया हो गया, अच्छा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये 18,000 एक ही बास्केट में हो जाता है, मतलब पूरा 18,000। अच्छा, मतलब आपने बोला था वो 1800 मैक्सिमम है। हाँ, तो 10 आपने ऑर्डर वो एक साथ लगाएगा। 10 ऑर्डर एक साथ लगाएगा। 10 ऑर्डर एक साथ, ओके, गॉट इट। कि मैंने कभी किया नहीं है ना, तो आई डोंट तो बेसिकली जो मैं बास्केट बना रहा हूँ 20 है। 10 एक इन द मनी का आपने सेल करने के लिए लगाया, एंड 10 आउट ऑफ द मनी खरीदने के लिए, तो टोटल 20 ऑर्डर एक ही साथ लगता है। काश आप मेरे क्लाइंट होते। ओके, तो आप है ना, अभी आपने मुझे तो ये, मतलब बस आप यही करते हो? यही करता हूँ और कुछ नहीं। अरे सर जी, लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम यही है। अगर समझ लीजिए आपके पास 4 स्ट्रैटेजी है, हाँ, तो मार्केट आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि उस पर्टिकुलर डे में कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना है। हाँ, तो जब तक आपको कंफर्मेशन आएगा कि ये चारों में से ये चलेगा, तब तक मार्केट चल चुका होता है। इससे अच्छा एक स्ट्रैटेजी करो, गलत हो गया तो गलत हो गया, साइड में हट जाओ। सर अभी आप मुझे एक बात बताओ कि आप एक कोई ट्रेड आपका दिखा सकते हो मुझे, जो आपने अभी रिसेंटली लिया था? बिकॉज मैं आपको बोलूँ, मुझे भी ये चीज़ हजम नहीं हो रही है और मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ हजम नहीं होती होगी। सर का कैपिटल क्या है ये बाद में हम सर को पूछेंगे, बट द पॉइंट इज, सर इतना सिंपल चीज़ करके आपने यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब दैट इज द पॉइंट। ये पॉसिबल कैसे है? सर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ क्योंकि आई वॉज एबल टू होल्ड दोस बिग ट्रेड्स, दैट इज द ओनली सीक्रेट मेरा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं जब अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बोलोगे तो मैं अगर लॉस लेता हूँ तो आई विल नॉट टेक इट मोर देन 1-1.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो। ठीक है। जब मेरे फेवर में ट्रेड चलता है और प्रॉफिट आता है तो 18%, 20% वैसे प्रॉफिट्स आते हैं इन ए सिंगल ट्रेड। तो वो 20% आपको क्वेश्चन देता है कि आप 20 गलत ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो मेरा विनिंग फॉर्मूला वही है और कुछ नहीं है। तो आपका विनिंग रेट क्या होगा अगर हम लोग वो एक्यूरेसी की बात करें तो? स्कैल्प का अगर आप हटा दोगे, स्कैल्प का हटा ही देते, ये बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर ये ट्रेंडिंग वाला अगर आप देखोगे तो 65-70% के आसपास विन रेट है। तो सर आप मुझे एक आपका ट्रेड बताइए, बिकॉज मैं तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ मुझे ऐसे कैलकुलेटिव ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बोलोगे जो मेरे को ही आज समझने में थोड़ा। कैलकुलेशंस तभी लगते हैं जब आप ट्रेडिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हो। हाँ, लाइक दोनों साइड का बेच दिया और फायर फाइटिंग करने मतलब योर स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो लोग ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। मैंने तो ये सुना है स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, वही आपको मैंने शुरू में भी बोला कि मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है कि एक लोग होते हैं जो सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं और फिर बाद में वो एक जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और दूसरा एक ग्रुप ये होता है कि उन्होंने एक रेंज डिफाइन किया और वो रेंज के ऑप्शंस उन्होंने बेचे, कॉल और पुट, और फिर उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। बट आपने जो बोला है ना, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, बट आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन सेल करके। तो ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि मेरा अंडरलाइंग थीसिस ये है कि मार्केट एक ही जगह रुकने के लिए नहीं बना है। हाँ, मार्केट घूमने के लिए बना है, भले वो ऊपर हो या नीचे हो। हाँ, तो ऐसे घूमने वाला मार्केट में अगर आप ये सोच के ट्रेड ले रहे हो कि वो यही बंद होगा या इसी रेंज में घूमेगा, तो इनहेरेंटली आप गलत होने के चांसेस ज्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, तो इसीलिए मैंने जब आपको पहले बोला था, आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट फेज कि जहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल लेके करता था, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट। 2-3 दिन तक बैठो, M2M ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अल्टीमेटली कहाँ बंद होगा पता नहीं। तो आप बताइए सर कोई एक रीसेंट एग्जांपल, तो मुझे थोड़ा आइडिया और आएगा। ओके, तो लास्ट एक ऐसा एक ट्रेड जब मेरे फेवर में गया हो वाज लाइक ऑन दिस डे 22 अक्टूबर के आसपास। ओके, अभी ये क्लासिक फॉर्मेशन है, ऊपर से नीचे गिरा है पोल, ये फ्लैग बन रहा है। फ्लैग बनते बनते ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया था पिछले दिन, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है, मतलब ये वाला ट्रेंड वापस इधर कंटिन्यू कर सकता है। और ये ट्रेड किस में था आपका? बैंक निफ्टी। ओके, और ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस क्लोजिंग डे क्लियर था कि अगर अगले दिन का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल लो ब्रेक करता है तो एंटर कर जाओ और होल्ड करो। ठीक है। तो जैसे ये ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड लिया, एंड ऑफ द डे तक होल्ड किया। ओके, मतलब आपने वो पूरे दिन होल्ड किया था। ठीक है। एंड दिस वाज वन ऑफ द गुड ट्रेड्स। तो सिमिलरली ऐसे इसके बाद
बैंक निफ्टी का वो मेरा शायद लास्ट ट्रेड था, उसके बाद क्योंकि वीकली एक्सपायरीज बंद हो गए थे तो आई शिफ्टेड टू निफ्टी। ओके, तो अभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते? नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो पहले 400-500 रुपए का प्रीमियम हुआ था अभी हाँ। सेम ऑप्शन ट्रेड करना हो तो 1000, 1200, 1300 ऐसा प्रीमियम क्योंकि वो मिलता है। वीकली बंद हो गए इसके वीकली बंद हो गया एंड उसका वजह से मेरा ब्रोकरेज सीधा 2.5 टाइम्स हो गया, क्योंकि Okay. आपका टर्नओवर इतना बढ़ गया है हाँ। तो सब फी बढ़ जाता है। तो ये ट्रेड में आपको क्या कितना प्रॉफिट हुआ था फिर? एंड ऑफ द डे 44-45 में क्लोज किया था। 44-45 लाख। और आपने कितना क्वांटिटी इसमें एग्जीक्यूट किया था? 9000 क्वांटिटी। ये जो आपने आज ये मेथड बोला है ना कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो बट आप डायरेक्शनल बेस करते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है। बट ये करना, और आप ये पोजीशन कैरी, हाँ आपने बोला कि अगर वो 100 पॉइंट पॉजिटिव है और आपको लगता है कि डायरेक्शन वो है तो आप कैरी करते हो, अदरवाइज आप आपका मोस्टली ट्रेड आपका इंट्राडे ही रखते हो। ठीक है, तो अभी आपका डे कैसा होता है? मतलब जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि आप अभी निफ्टी का प्लान करते हो, तो और फिर एक जो प्लान किया अगले दिन के शुरू होने के आधा घंटे में पता चल जाता है कि आपने जैसा प्लान किया वैसा मार्केट घूमने वाला है या नहीं। हाँ, इनकेस आपके हिसाब से प्लान किया तो बास्केट एग्जीक्यूट करता हूँ, और डिपेंडिंग ऑन कैसे मार्केट चलता है या तो होल्ड या तो गेट आउट। ठीक है। अगर आपने जैसा किया है वैसा प्लान नहीं हो रहा है, जैसे अभी हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर खुलते हाई खुलता है, वो खुलते हाई ब्रेक होता है या खुलते लो ब्रेक होता है तो आप ट्रेड होते हो। समझ लीजिए आप गैप डाउन खुला लेकिन पहला कैंडल ऊपर चला गया, हाँ, गैप डाउन खुल के फर्स्ट कैंडल ही ऊपर चला गया, हाँ। तो आप क्या करोगे? तो इन दैट केस मेरे लिए ये मार्केट ये बोल रहा है कि मार्केट खुद को ही नहीं पता है कहाँ जाना है, ओके, क्योंकि गैप डाउन खुला है कि वो सेलर को फेवर कर रहा है और ऊपर चला गया कि वो सेलर के अगेंस्ट गया है। तो मेरे हिसाब से वो मूवमेंट है ही नहीं। अभी पहले अगर ऐसा एक्सपायरी के दिन होता था तो मैं सीईबी बेच के पैसा कमाता था, दैट वाज टिल अक्टूबर। अभी अक्टूबर से सेबी ने मार्जिन के रूल्स बढ़ा दिए, तो इवन विद दिस कैपिटल दैट आई हैव मैं 18000 सीईपी नहीं बेच पा रहा हूँ। तो आई डोंट डू दैट एनीमोर। पहले कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा एंड देन ओनली आई कैन अगेन डू सीईपी सेलिंग एट द सेम स्ट्राइक प्राइस। तो अभी आपका कैपिटल कितना हो गया है? अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा एक फिलॉसफी है, आई डोंट कीप प्रॉफिट्स इन द सेम अकाउंट। लाइक जो भी सालाना प्रॉफिट आता है आई टेक इट आउट, आई इन्वेस्ट एल्सवेयर। ओके, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, बिकॉज एफएनओ मेरे हिसाब से बहुत वॉलेटाइल है। हर साल वही प्रॉफिट आए या हर साल वही लॉस आए आप बता नहीं सकते हो। तो अगर आपका मेरा चीज क्या, अगर आपका बेस अकाउंट सेम है, तो जैसे अभी मैं बेस अकाउंट रखता हूँ 3 करोड़, अगर 3 करोड़ पे आपने एक साल 50% प्रॉफिट कर लिया, 1.5 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, तो 1.5 करोड़ आपने हटा दिया, वापस 3 करोड़ पे आए। अगर 3 करोड़ पे दोबारा 1.5 करोड़ आपने लॉस किया तो वो 1.5 करोड़ जो प्रॉफिट था आप अंदर लाके एक फ्लैट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं निकाला और 4.5 करोड़ पे 50% लूज किया तो जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो उस थॉट प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ कि जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर आई टेक इट आउट। ओके, तो अभी ठीक है, मतलब आपने ये आपका लॉजिक है वो बराबर भी है। तो आपका ये 3 करोड़ तक का जर्नी, मतलब आपने मुझे बोला था कि आपका एक फर्स्ट तो 35 लाख रुपीज़ आपका पूरा लॉस हो गया था येस बैंक के इसमें। उसके बाद आपने जो 50,000 रुपया डाला था वो आपका ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग में 5 लाख हो गया था। फिर आपने एक और ब्रेकआउट पे था 5 से 25 हो गया था, 25 के बाद आई वेंट इनटू सेलिंग। ओके, तो मतलब आपका बेसिकली आप बोल रहे हो कि आपने 50,000 से अब ये जो आपका कैपिटल है 3 करोड़ आप वहां तक पहुंचे हो। दिस इज द बेस राइट। हाँ, मतलब प्रॉफिट गिरोगे तो उससे ज़्यादा ही है। ओके, सो यही करके आप बेसिकली ये जो आप मेथड बोल रहे हो, या फिर कभी आपने स्कैल्पिंग कर ली वो करके, तो सी मुझे आपकी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रॉकेट साइंस आप मुझे बता रहे हो। वही तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है बुरी है, वो बात नहीं है। नहीं, आप अगर बोलोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, बिकॉज़ इट इज वर्किंग फॉर मी। इट इज वर्किंग फॉर यू। बात ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। आपका ट्रेड एक दिन पहले प्लान्ड होता है और अगर उस हिसाब से वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है तो आप करते हो। और जिस तरीके से आपने मुझे बोला ना कि आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट 5 मिनट के अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका हाई होगा और अगर आप बाय कर रहे हो तो लो होगा। तो उस हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि आपका स्टॉप लॉस भी आपका लिमिटेड है। भले आपको पता नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, बट जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और वो ट्रेड आपके ट्रेंड में जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस से कंपैरेटिवली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा ही बन रहा है। और इसके अलावा आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, मेरा सिर्फ यही होता है बटन बटर, इसके अलावा और कुछ करता नहीं। इसके अलावा नॉर्मल मेरे एसआईपीस चल रहे होते हैं एंड देन जो आपने मार्जिन मनी देखा, इट्स नॉट ऑल लिक्विड कैश, दे आर ऑल पार्क्ड इनटू म्यूचुअल फंड्स।
तो मतलब आप क्या करते हो, आपका जो पैसा होता है उसको वो आपने म्यूचुअल फंड में पार्क कर करता हूँ, दिया। आई प्लेज इट फॉर मार्जिन एंड आई यूज दैट मार्जिन टू ट्रेड। तो ये जीरोधा में होता है? जीरोधा में होता है। ओके, बट आपको जीरोधा से ही म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा बेसिकली वो। कॉइन से ही म्यूचुअल फंड, हाँ यस। हाँ, राइट। तो दैट्स ग्रेट, मतलब आपका म्यूचुअल फंड में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न बनेगा। बट अगेन जो मैं म्यूचुअल फंड डाल रहा हूँ दैट इज नॉट इक्विटी, वो डेट है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप मार्जिन कोई भी ले लो, आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता था, बट अभी ऐसा हो गया है कि समझ लीजिए आपने 1 करोड़ वाले ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहा, तो सेबी कहता है कि वो 1 करोड़ जो पैसे लगते हैं ट्रेड फॉर उसमें से 50% शुड बी कैश एंड 50% शुड बी ओके, इक्विटी। तो यू कैन नॉट कैरी योर पोजीशन अगर आपने वो 100% मार्जिन इक्विटी में डाला होता तो। हाँ मतलब तो अगर अभी जो मेरा स्प्लिट है 80% इज इन डेट। मैं समझा नहीं, ये वाला क्या था? 80% डेट म्यूचुअल फंड में डेट है, म्यूचुअल फंड में तो आप 80% पोजीशन को वो लोग कैरी कैरी कर सकते हो। ओके, एंड डेट में भी सब डेट कैश नहीं मानता है, वो भी एक लफड़ा है। जैसे डेट में भी 3-4 अलग अलग डेट्स है, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिक्विड एक वो फंड लिक्विड और फंड गिल्ट है। फंड। हाँ, तो सिर्फ गिल्ट फंड्स और लिक्विड फंड्स को ही से भी कैश मानता है, ओके। बाकी सब इक्विटी में जाता है। लिक्विड फंड का तो मेरे ख्याल से रिटर्न भी सेविंग अकाउंट जितना ही होता हाँ, है। तो मैं लिक्विड फंड में नहीं डालता हूँ, मैं हाँ। गिल्ट फंड में डाला। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 2 इयर्स इक्विटी मार्केट का रिटर्न कितना था? लास्ट 2 इयर्स वॉज 18%। गिल्ट फंड ने लास्ट 2 इयर्स इट गेव मी 23%। ओ, तो ये तो यहाँ से भी आपका रिटर्न बन गया। यस। दैट्स गुड। और वैसे आप ये जो ऑप्शन सेलिंग करते हो उसमें आपका टारगेट, या फिर आपने अभी जितने साल से भी आप कर रहे हो, तो आप कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो? हाँ, वैसे आपका कैपिटल जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से तो दिख ही रहा है कि आपका रिटर्न अच्छा है, बट फिर भी। तो इट हैज बीन कंसिस्टेंटली बिटवीन 80 to 90%। ओके, तो अभी आप जॉब करते हो या फिर आपने छोड़ दिया है? छोड़ने की कोशिश जारी है, बट अभी फिलहाल कंसल्टेंट जैसा काम कर रहा हूँ एक जगह पे। ओके, सो दैट्स ग्रेट यार चरणदेव जी। मतलब मुझे सच में ऐसा लगा था कि आज मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी सुनने मिलेगी जो जनरली मुझे पसंद नहीं है, और आपने जिस तरीके से बोला ना कि आप यही करते हो, तो दैट्स एक्चुअली यू आर डूइंग मास्टर इन वन जॉब। मतलब आप और कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो अभी आपका ट्रेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मतलब आप कभी कभी ट्रेड लेते हो, आपका क्या लगता अभी है? तक लास्ट मंथ तक मेरा हमेशा दिन के 2-3 ट्रेड तो चले ही जाते थे, क्योंकि स्कैल्प माइंडसेट ज़्यादा था। बट अभी इस साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्कैल्प कम करे एंड देन ओनली फोकस ऑन डायरेक्शनल। क्योंकि जब से ये चेंज इन एसटीटी वाला किक इन हुआ है, मेरा एसटीटी बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो लास्ट ईयर मेरे प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 40% वॉज इन एसटीटी एंड ब्रोकरेज एंड ऑल दैट, विच इज़ वेरी हाई। तो अब तक का सबसे वर्स्ट डे का आपका लॉस कितना है? अबाउट 28 lakhs, 27-28 और lakhs। आप तक का सबसे दैट टू बेस्ट? बिकॉज मेरा गलती नहीं था, वो फ्रीक ट्रेड था। हम अच्छा। लोग जैसे पहले बात कर रहे थे, फ्रीक ट्रेड्स पहले इतने ज्यादा होते थे। हाँ। ऑल्दो मैंने डिफाइन कर रखा है कि उस दिन एक्चुअली मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला था, वो सीईपी वाला दिन था, एक्सपायरी डे, बैंक निफ्टी, एंड दोनों डीके हो चुके थे। दोनों मैंने करीब 70 पॉइंट के आसपास, 70 पॉइंट पे सीई, 70 पॉइंट पे पीई सेल किया था, एंड बाई 2 o'clock दोनों डीके हो गए थे 20-20 पॉइंट तक। अच्छा, मतलब ये वो स्ट्रैडल जैसा कुछ था? स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो 2 o'clock तक वो डीके हो गए, 70 के दोनों 20-20 हो गए। हाँ। तो मैंने दोनों अपने अपने बाई प्राइस पे, मतलब सेल प्राइस पे स्टॉप लॉस डाल दिए, दोनों 70-70 पे। मतलब एक भी अगर हिट हो गया तो दूसरा वाला अपने आप मेरे को दे देगा पैसा। ठीक है। उस चक्कर में मैंने डाला, बट फ्रीक ट्रेड आया डाउन साइड में। तो डाउन साइड में जब आया, क्या हो गया कि कॉल ऑप्शन डीके नहीं किया, क्योंकि फ्रीक ट्रेड है। फ्रीक ट्रेड में ऐसे होता है, भले नॉर्मली अगर मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है तो अगर पुट बढ़ रहा है तो कॉल घटना चाहिए। फ्रीक ट्रेड्स में कैसा होता है, कॉल घटेगा नहीं, पुट बढ़ जाएगा। तो उस दिन क्या हो गया, मैंने भले 70 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो जंप कर गया। तो मेरा जो 9000 क्वांटिटी थे उसमें से सिर्फ 1200 या 1100 रुपये, 1100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुए थे, बाकी सब जंप कर गए। तो जब तक मैं खुल के फायर फाइटिंग करके उसको एग्जिट करता तब तक लॉस चला गया था। तो इट वाज लाइक 28 लाख रुपीस। और ये कब हुआ था, आपको याद है? तो दिस वाज इन May लास्ट ईयर। ओके। और आपका अब तक का बेस्ट डे का प्रॉफिट क्या है? बेस्ट डे का प्रॉफिट इज क्लोज टू 48-49 lakhs, जो अभी बात किया, दैट वाज गोज टू वन ऑफ द बेस्ट डे वाला। ऐसे 2-3 बार हो चुके हैं, बट एवरी टाइम इट हैज बीन द सेम वैल्यू, 45 to 48। सो चरण जी, मेरे को एक बात बताओ, मतलब फ्रॉम 50,000 टू लाइक 3 करोड़ पूरे अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपका माइंडसेट भी ओवर द पीरियड ऑफ चेंज हुआ रहेगा ना? बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि आपका एक वर्स्ट डे का लॉस इतना बड़ा था, आपका गुड डे का प्रॉफिट इतना बड़ा था, तो इतना M to M देखने के लिए भी एक कॉमन आदमी को
डर उतना लगता है मसल exactly. मेमोरी बनाना पड़ता है। Exactly. तो ये ग्रोथ आपका कैसे हुआ है, ये जर्नी कैसे यहाँ तक आई है? आई मीन ये सब लग के सीखा है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सीखा है, बट आई कैन टेल यू लाइक जब वो देखा था मैंने 28 करोड़ का 28 लाख का लॉस, लाइक द नेक्स्ट 3-4 डेज आई स्टिल रिमेंबर मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था। वो रिकूप करना है। तो अभी भी वैसा नहीं है कि मतलब 28 लाख दे दिए तो एकदम शांत है, ऐसा नहीं है। अभी भी वो लगता है कि 28 लाख चले गए। 28 लाख इज लाइक 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो, तो बहुत बड़ा हिट है वो। तो अभी भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि एक बार चला जाए तो सब वापस आ जाएगा, या फिर आए तो आता ही रहेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा छेड़खानी करता नहीं हूँ। एंड आई वॉज प्लानिंग टू, लास्ट ईयर जब प्रॉफिट हो गया था एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स भी अच्छे नहीं थे, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल रिमूविंग द प्रॉफिट्स एंड पुटिंग इट एल्सवेयर। तो मैं सोचा था कंटिन्यू करते, बट देन जब इतने बड़े बड़े लॉसेस देखने लगे तो मैं सोचा नहीं, कंटिन्यू नहीं। अगर कंटिन्यू वही प्रॉफिट को बिना निकाले अगर कंटिन्यू करूंगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, लाइक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लॉस। क्योंकि आपके पास मार्जिन दिख रहा है, आप ट्रेड ले सकते हो, तो पक्का जाएगा ट्रेड लेने के लिए। सो एक जो नए ट्रेडर है जो मार्केट में नया काम कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई गाइड करना चाहो या उनको कुछ एक एडवाइस देना चाहो सर, जो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं, तो आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहते हो? सर अभी जो भी नए, मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मैं अपने केस को रेफरेंस लेके बताता हूँ कि जब भी हम लोग मार्केट में नए आते हैं, हम लोग वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लाइक एक स्ट्रैटेजी जो बराबर काम चल रहा हो, या फिर एक किसी मेंटर जो आपको बता रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो। हम लोग वैसा कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा बस यही ओपिनियन है कि वो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, आप अपना खुद का एक रास्ता ढूंढो। वो कुछ भी हो सकता है। आप ऑप्शन बाइंग में कंफर्टेबल हो सकते हो। मैं मतलब हर एक आदमी का माइंडसेट अलग है। जैसे आप और मैं जब अभी डिस्कस कर रहे थे तो आप एक ट्रेड बता रहे थे जहां पे आपने काफी आउट ऑफ द वे जाके भी होल्ड किया है, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल थे और आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया। अगर वही समझ लीजिए, अगर आप ये 10 साल पहले आपको ये ऐसा मौका मिलता तो आप क्या होल्ड करते? नहीं, क्योंकि ये आपने अपने तरीके से सीखा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नए वाले भी किसी के पीछे मत पड़ो। कोई कोर्सेस करने की जरूरत नहीं है, किसी मेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट को पैसा दो, बट छोटा पैसा दो और सीखने के लिए पैसा दो, तो अपने आप आएगा स्ट्रैटेजी निकल के बाहर। हाँ, मतलब आपने आपकी जर्नी में मुझे ये नहीं बताया कि आपने कोई कोर्स किया नहीं, है? कभी नहीं। तो आपको ये सारी चीजें कैसे समझ में आई है सब? जीरोधा का एक वायरसिटी करके एक लाइब्रेरी है, फ्री टू यूज है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप जीरोधा के सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाता है, लाइक कैंडल क्या है, पैटर्न्स क्या होता है, ऑप्शंस क्यों डिके होते हैं या बढ़ते हैं। उसके बाद हिट एंड ट्रायल। जब तक आप किसी एक स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल नहीं होते हो तब तक लगे रहो। तो चरण जी, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये स्ट्रैटेजी को सर मेरा वाला आप स्ट्रैटेजी भी नहीं बोल सकते, इट्स जस्ट लाइक, नहीं, बट आपके लिए तो ये स्ट्रैटेजी है ना। सी व्हाट जो चीज आपके लिए पैसा बना रही है, इट्स अ स्ट्रैटेजी ओनली। तो ये चीज आपको ढूंढने तक कितना टाइम लग गया? अभी मेरे केस में फॉर्चुनेटली बजट डे के वजह से टाइम टर्न अराउंड कम था। लाइक 6 महीने में आई वाज एबल टू फिगर आउट कि कब बढ़ता है कब गिरता है। बट देन उसको फाइन ट्यून करके सेलिंग में आने के लिए मेरे को 1.5-2 साल लग गए। बट बाइंग में फाइन ट्यून होने के लिए 6 महीने में हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट वाज आल्सो ट्रेंडिंग लाइक दैट। अगर आज के टाइम पे मैं चालू किया होता वही चीज जो मैं पहले कर रहा था, तो आज मुझे शायद 2-3 साल लग जाते, क्योंकि आज मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है, ऑप्शंस विक्स ही नहीं बढ़ रहा है। अगर आप बायर हो, बायर का सबसे बेस्ट डे तब होता है कि जब उसने ट्रेड लिया, उसके ट्रेड लेते ही विक्स बढ़ना चालू हो गया। अभी किधर विक्स बढ़ रहा है? तो अगर आप नए हो और अगर बायर में आओगे तो बहुत मुश्किल है अभी पैसा कमाना है। राइट। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछा ना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट में अगर हम किसी के पास कुछ सीख के काम करेंगे तो हम नेक्स्ट डे से पैसा कमाने लगेंगे। तो एक्चुअली वैसा पॉसिबल नहीं होता है, और ये गलत भी नहीं होता है कि आप किसी के पास से सीखो। मे बी आपका लर्निंग कर्व थोड़ा छोटा हो सकता है उसमें। सर अगर आप किसी के पास सीखने जाते हो तो एक पर्सपेक्टिव है वो, आप सुनिए वो क्या बोल रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट वो पर्सपेक्टिव आपको जच रहा है या नहीं, वो फाइनली आपको कॉल लेना है। राइट, करेक्ट। आप ये 100% ये मान के नहीं चल सकते हो कि उसका पर्सपेक्टिव आपके लिए भी सही होगा। राइट होगा। बट मैंने देखा है कि आपकी जर्नी में आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके खुद ही समझ के की है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। एंड देखो, अभी आज के वीडियो में है ना, हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम ये वीडियो को किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखेंगे, या हमने कोई चीज़ें लिखी नहीं है। मैं सिर्फ चरण जी को मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि अरे आपका मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप हमारे पास भी आइए, हम भी आपके साथ एक वीडियो शूट करेंगे। एंड आई थिंक आप अच्छे हो जो आप कर रहे हो उसके अंदर ही, और वो आपका
P&L चल रहा आपको है। दिखा ही रहा है, उसके लिए कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, ये चीज़ ये प्रूव करती है कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट और एक सिंपल स्ट्रैटेजी या फिर एक सिंपल चीज़ से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट आपको वो चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? तो थैंक यू चरण जी। एंड सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपके कोई डाउट हो, जनरली क्या होता है ना सर, ये वीडियो के बाद है ना आपको नीचे हमारे चैनल पे Comments में कमेंट्स बहुत आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है ना कि वो थर्ड पर्सन मुझे नहीं बनना है। यस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सर के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप ये वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि सर उसको रिप्लाई करेंगे। और सर आप Definitely. ट्विटर पे हो? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं हो ना इंस्टा पे हो ना हाँ ट्विटर पे हो। हाँ, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सर को क्वेश्चन पूछना है तो ये वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछ लेना। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने आज आपको शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं पूछी है, बिकॉज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो उसके लिए मुझे पता नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सर की मेथड थी वो मैंने आप तक बराबर पहुँचाई है सर को दिखाने बोलने के लिए। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई है जो आप चरण जी से सीख सकते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। एंड सर आप कुछ बोलना चाहते हो? सर वही है, मतलब जो ऐसा जैसे दिखाया जा रहा है कि एफ ट्रेडिंग गलत है, पैसा नहीं बन सकता है, वैसा कभी नहीं होता है। लाइक सेबी मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 साल से यही बता रहा है कि एफ में लोगों ने 96,000 करोड़ लॉस किया है। आप मिड कैप सिर्फ इंडेक्स पिछले 6 महीने के फॉल में कितने लोगों ने कितना लॉस किया है वो कभी बताता नहीं है सेबी। तो लॉस अगर करना है तो सब जगह कर सकते हैं, प्रॉफिट अगर करना है तो सब जगह कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप कितना सीखते हो और कहाँ से सीखते हो, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। करेक्ट। तो अगर आप एफएनओ में ये नजरिए से उतरते हो कि आपके पैसे है ही नहीं, मतलब पैसे बनेंगे ही नहीं, तो मैं तो बोलता हूँ आप उतरो ही मत। हाँ, इससे अच्छा आप इक्विटी में ही रहो। एफएनओ तभी सीखने को मिलेगा जब आप खोते हो, बिना खोए एफएनओ सीखने को नहीं मिलेगा। राइट। वैसे हर चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, हम लोगों को ये देखना है कि ये कैसे काम करता है और उसको कैसे हमें हमारे मतलब के लिए यूज़ करना है। जनरली सब लोग ऑप्शंस में इसलिए आते हैं ना क्योंकि सब अपना कैपिटल डबल बहुत करना जल्दी चाहते बढ़ाना हैं। चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। हाँ, वैसा अगर हो गया तो मतलब मेरे केस में बाई गॉड्स ग्रेस या कुछ भी बोलो आप, हो गया, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आई कैन अश्योर यू, अगर उस दिन मैं मीटिंग में नहीं गया होता वो तो नहीं बजट डे होता। के दिन, हाँ। और मैं अगर देख रहा होता तो 50 का जैसे 70 होता मैं पक्का निकल जाता। करेक्ट। क्योंकि आई वॉज एबल टू होल्ड ऑन टू द ट्रेड अननोइंगली, वो वहां से मेरा जर्नी चेंज हो गया। बट नहीं, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ सर आपसे कि आपने इतने छोटे कैपिटल से इतना बड़ा कैपिटल बनाया है, एंड आप कंटिन्यूसली उसको मेंटेन भी कर रहे हो, तो ये बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। तो बहुत मज़ा आया मुझे आज आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अगले बार भी हमें सर को बुलाना चाहिए, कोई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा। और बस यही है, हमारी कोशिश ये होती है कि मैं आपको रियल ट्रेडर से मिलाऊं और उनका रियल वो क्या करते हैं, कैसे उन्होंने पैसा बनाया है, ये मेथड मैं आपको लोगों तक शो करूं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे यहाँ से पॉडकास्ट की जो नंबर्स है वो बहुत कम हो गए, पर जो भी मैं लोगों के साथ लेके आता हूँ ना वो ज़रूर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो यस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हुई है आज के ये पॉडकास्ट से, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और थैंक यू सर Thank you, आज sir. आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।